प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बीपीएससी को ध्यान में रख करके लगातार हम लोग साइंस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। रात के 9:30 से आपकी वीडियो क्लास होती है, जिसमें हम लोग सेल के बारे में ही अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने सेल के लगभग अंगक में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स इत्यादि चीज़ों को हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में भी हम आपको पढ़ा देंगे, यानी आज सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा कोश का विभाजन, उसे भी हम लोग कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज इसके मटेरियल को एक बार देख लेते हैं। जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को देख लेते हैं। नोट्स की क्लास कहते हैं इसे, हम पीडीएफ की क्लास कहते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लास कहते हैं, जो भी आप समझें इसे देख लेते हैं। और बस थोड़ी सी समस्या कि इसको हाईलाइट नहीं किया गया, मैं आपको हाईलाइट कर करके बता दूंगा क्या हाईलाइट है। सबसे पहले कोशिका अंगक की बात करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अंतःद्रव्य जालिका की खोज के.आर. पोर्टर, अब इसे हाईलाइट करना था लेकिन हाईलाइट नहीं किया गया, के.आर. पोर्टर ने 1945 ईस्वी में की थी। ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती हैं। ये स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं को कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जीवाणुओं व नीले हरे शैवालों में इनका अभाव होता। कह रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी जीवाणुओं में और नील हरी शैवालों में क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। नील हरी शैवाल मतलब बीजीए में नहीं पाया जाता, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं इसे। और जीवाणु तो आप जान ही रहे हैं, यूबैक्टीरिया, इन दोनों में नहीं पाया जाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लाइपोप्रोटीन की सहायता से दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। आकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। पहला सिस्टर्नी, थैलियाँ और नलिकाएं। अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपकी वेस्किल्स हैं, ये सिस्टर्नी है, और ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस है, ये अंदर का भाग। और यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं उस हिस्से को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। कह रहा नलिकाएँ छोटी, सपाट, शाखान्वित और विभिन्न प्रकार की होती हैं। नलिकाएँ जो होती हैं छोटी होती हैं, सपाट होती हैं, शाखान्वित होती हैं और विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध को स्थापित करना होता है। वहीं पे राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःद्रव्य जालिका निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। कितने? 2 प्रकार की होती हैं अंतःद्रव्य जालिका। कौन कौन सी? पहला स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका, यानी जैसे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी बाहरी कला सपाट व चिकनी होती। इनकी बाहरी कला सपाट व चिकनी होती है, अर्थात इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। कह रहा है इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। कणिका विहीन अंतःद्रव्य जालिका, ऐसी कणिका जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कणिका विहीन अंतःद्रव्य जालिका जो होती हैं, ये क्या होती है? इनका बाहरी सतह खुरदुरा होता है। ठीक है, कणिका युक्त होगा, विहीन नहीं होगा। बाहरी सतह खुरदुरी होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अतः ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका के कुछ कार्य हैं जो कि निम्नलिखित आगे दिए गए हैं। देखिए कौन कौन सा है। पहला कार्य है अंतःद्रव्य जालिका जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित करता है, यानी जोड़े रखने का कार्य करता है। यह कोशिका के कंकाल की तरह कार्य करती है तथा इसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देती है। यह कोशिका विभाजन के तल को निश्चित करती है। यह आनुवांशिक पदार्थ के अभिगमन में मदद करती है, यानी जो डीएनए आरएनए उसके चलनशीलता में मदद करती हैं। यह पदार्थों के अंदर, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, यह पदार्थों के अंदर और बाहर आने जाने को नियंत्रण रखती हैं। यह कोशिका भेद तथा कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के, यह कोशिका भेदी और कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती हैं। कणिकामय अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम के उपस्थित होने के कारण, कणिकामय अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम के पाए जाने के कारण ये प्रोटीन का संश्लेषण करने लगती हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसे हम लोग स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं, यह ग्लाइकोजन का संग्रह करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लाइकोजन का संग्रह कौन करता है, तो आप कहेंगे स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका ग्लाइकोजन का संग्रह करती है। ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा जो ऑर्गेनेल्स है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम बारे में अभी हम लोग वीडियो क्लास में नहीं पढ़े हैं, आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है लाइसोसोम की खोज डी डूबे नामक साइंटिस्ट ने 1955 ईस्वी में किया था। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अपक्रिया करने वाले कोशिकाओं जैसे कि अग्न्याशय, यकृत, मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। सन 1964 में पी मटाइल ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इनकी उपस्थिति का पता लगाया था। किसने? पी मटाइल नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम जो है लाइसोसोम के बारे में कहाँ पे पता लगाया था? इन्होंने पता लगाया था न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इसकी उपस्थिति का पता लगा लिया था। कह रहा लाइसोसोम द्रव्य का पीएच मान, लाइसोसोम द्रव्य का पीएच 5 लगभग होता है और कोशिका द्रव्य का पीएच जो होता है लगभग 7.2 होता है। यानी दोनों के अगर पीएच मान में अंतर देखा जाए तो लगभग 2% का अंतर होता है। लाइसोसोम मतलब 2 पॉइंट का, परसेंटेज नहीं, 2 पॉइंट का। आगे देखिए, लाइसोसोम अधिकतर गोलाकार तथा अनियमित आकार की एक परत वाली थैलियाँ होती हैं। कह रहा लाइसोसोम जो है अधिकतर गोलाकार अथवा अनियमित आकार की एक परत वाली थैलियाँ होती हैं, इसीलिए इसे गाल्जिका या अंतःद्रव्य जालिका के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लाइसोसोम है, इसके डिफिनीशन है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, टाइप्स हैं। अगर आप देखें तो ये लिपिड लेयर है, उसके बाद ग्लाइको क्रिस्टल की लेयर है, और उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन है। ऊपर से देखिए मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम जो हैं सबस्ट्रेट के साथ जोड़ करके रिएक्शन को पूरा करती हैं। आगे बढ़िए। लाइसोसोम के अनेक एंजाइम होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं 9:30 से आपकी डेली क्लास होती है, जो कि हम लोग स्टार्ट किए हैं कोशिका से। कोशिका पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमी के बाद फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे डिजीज वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। 9th में जो चैप्टर पहले थे या जो अभी हैं उन सभी चैप्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ इंटर कर जाएंगे, फिर हम लोग इंटर कर जाएंगे क्लास 10th में। क्लास 10th का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद क्लास 10th का पूरा इकोलॉजी इत्यादि पढ़ने के बाद तब हम लोग जो हैं और सबके ऐसे हम नोट्स की क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। यह नोट्स की क्लास आपको ना सिर्फ मदद करेगी बल्कि आगे वाली क्लासों में हम इसको जो है और अच्छे से PDF बनवा देंगे, जिसे आप आसानी से और बोल्ड लेटर में पढ़ सकें। ये तो प्रिंट करने वाला लेटर था तो उसी पे निकाल दी, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा लाइसोसोम में अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज आदि। ये कह रहा है कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीएज पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिएज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज पाया जाता है, फास्फेटेज पाए जाते हैं आदि। यह सभी अम्लीय अपघटक होते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय अपघट्य होते हैं। ये एंजाइम बाहर निकलकर विघटन का कार्य करते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कह रहा लाइसोसोम निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अपशिष्टकाय और ऑटोफैगिक रिक्तिकाएं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के विभिन्न पदार्थों का पाचन करना होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का पाचन करना होता है। बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन प्राथमिक लाइसोसोम की सहायता से होता है। कह रहा है बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन प्राथमिक लाइसोसोम की सहायता से होता है। अंतःकोशिकीय पाचन भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि का पाचन करता है। कह रहा अंतःकोशिकीय पाचन भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि का पाचन करता है। आत्मलयन को आवश्यकता अनुसार लाइसोसोम कभी कभी स्वतः फटकर रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। नीचे आइए। कोशिका विभाजन में सहायता करना। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। गाल्जिकाय अगला कोशिका अंगक है, जिसका नाम क्या है? गाल्जिकाय है। देखिए क्या है, कह रहा गाल्जिकाय की खोज सर्वप्रथम 1898 में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था।
गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, गाल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। नीले हरे शैवाल जीवाणुओं माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। गाल्जी काय को पादप में पौधों में गाल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। गाल्जी काय की गुहाओं के अनेक प्रकार के एंजाइम तथा पॉलीसेकेराइड आदि पाए जाते हैं, अतः गाल्जी काय स्रावी कोशिकाओं के में अधिक पाए जाते हैं। विभिन्न पदार्थों मुख्यतः एंजाइम्स का एक संपूर्ण कार्य करता है। ये शुक्राणुओं के अग्रपिंड के निर्माण में सहायता करते हैं। जंतुओं में गाल्जी काय के विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण में सहायक होते हैं। आगे आइए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार कण या छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे सूत्रकणिका कहते हैं। सर्वप्रथम कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। 1990 में अल्टमान ने इसका वर्णन किया और इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। 1890 में जो है किसने? अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। सी बेंडा ने 1897 में इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने 1897 में इन रचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, डीएनए है, मैट्रिक्स है, इंटरमीडिएट स्पेस है, राइबोसोम्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, सिस्टर्नी है, इनर मेम्ब्रेन है। कह रहा सूत्रकणिका की लंबाई सामान्यतः 1.5 से 4.5 म्यू माइक्रोन तक होती है, जबकि इसका व्यास 0.5 से 1.1 म्यू माइक्रोन तक की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग कितना एंगस्ट्रॉम मोटी? 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी तथा वसा प्रोटीन द्वारा निर्मित बाहरी एवं भीतरी दो झिल्लियों द्वारा घिरी रहती। इनकी रचना इकाई झिल्ली की सतह पर होती है। बाहरी झिल्ली सपाट होती, परंतु भीतरी झिल्ली अंदर की ओर बहुत सी हाथ की उंगलियों जैसी संरचनाओं का निर्माण करते, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। कह रहा अंदर जो है बहुत सी झिल्ली का निर्माण होता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। अंदर की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के दो विभिन्न कोष्ठों को विभाजित करती है। नीचे आते हैं। बाह्य कोष्ठ, यह बाहरी एवं भीतरी झिल्लियों के बीच का स्थान होता है। कह रहा है यह बाहरी एवं भीतरी झिल्लियों के बीच का स्थान होता है, जो लगभग 60 से 80 एंगस्ट्रॉम का होता है। भीतरी कोष्ठ, यह भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ बीच का काफ़ी बड़ा स्थान होता है। इसमें सघन एवं कणिका युक्त जलीय पदार्थ भरे होते हैं। यह पदार्थ मैट्रिक्स कहे जाते हैं। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी झिल्ली एवं क्रिस्टी की सतह पर बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन्हें यफ1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। कह रहा है इन्हें यफ1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया, आधार, वृंत और सिर के भागों में बांटा गया है। यफ1 कणों में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र यौन ऑक्सीकरण फास्फोलीकरण के काम आने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहा जाता है। कह रहा है इसमें जो है यफ1 में ऑक्सी फास्फोलीकरण के काम आने वाले एंजाइम्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन अभिगमन कण भी कहा जाता है। सूत्रकणिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। इसका निर्माण एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। अगला है लवक। देखिए कितना बचा है, अभी ज़्यादा बचा है, तो लवक को कंप्लीट कर लेते हैं। आज इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं तो लवक पे हेडिंग डालते हैं। देखिए क्या है लवक, छोटा सा है, लवक ज़्यादा है नहीं। लवक प्रायः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये गोलाकार अथवा चपटे आकार और रंगीन और रंगहीन होते हैं। कह रहा कहीं पे रंगीन होते हैं, कहीं कहीं रंगहीन होते हैं। लवक कवक, जीवाणु और नीले हरे शैवालों में तथा मैक्सोमास्टिस आदि में नहीं पाए जाते हैं। लवक की खोज सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में हैकेल ने की थी।
लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AFW सिम्पसन ने किया था। रंग के आधार पर लवक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, या अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे से बदल सकते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का अगर हम काम देखें तो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा लेमेली है, ग्रेनुलम है और मैट्रिक्स है। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका आकार, रंग, इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरिम व क्लोरोफिल के कारण होता है। बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, लाल शैवाल तथा कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों में हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। हरी पत्तियों में इनकी मात्रा अधिक होती है। हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में अपने पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इनकी खोज सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में की थी। क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर इकाई कलाओं से ही बनी 2 झिल्लियाँ होती हैं जो वसा प्रोटीन की बनी होती हैं। झिल्लियों के घिरे अर्धतरल दानेदार पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। झिल्लियों से घिरे अर्धतरल दानेदार पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर की झिल्लियों के बने पटलिकाएं होती हैं, जो पटलिकाएं स्थान स्थान पर सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएं बनाती हैं, जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। पास पास के ग्रेना एक दूसरे से साधारण या जालिकावत पटलिका के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इन्हें स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक ग्रेना सिक्के के ढेर के तरह दिखाई देते हैं। ग्रेन की प्रत्येक गोल चपटी पटलिकाओं और ग्रेनम लेमली या थैलेकॉइड कहते हैं, जो ग्रेनम की इकाई होती है। प्रत्येक ग्रेना में थैलेकॉइड की संख्या लगभग 10 से 100 तक हो सकती है। प्रत्येक थैलेकॉइड 2 इकाई झिल्लियों की बनी होती हैं। इसका ऊपरी और अंतिम स्तर प्रोटीन के अणुओं का बना होता है। इसके मध्य में क्लोरोफिल और फास्फोलिपिड के स्तर होते हैं। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में एक शीर्ष एवं एक पूंछ होती है। शीर्ष पायरोल के 4 चक्राकारों से बना होता है। मैग्नीशियम आयन द्वारा जुड़े रहते हैं। इसे फाइटोल श्रृंखला भी कहते हैं। कुछ क्लोरोप्लास्ट का लगभग 75% क्लोरोफिल ए और 25% क्लोरोफिल बी होता है। विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल की रासायनिक सूत्र नीचे दिए गए हैं। क्लोरोफिल ए का जो कि क्लोरोफिल ए नीला जो है C55H72O5N4 क्लोरोफिल बी हरा रंग का होता है और C55H70O6N4 कैरोटीन C40H56 और जो है जेंथोफिल पीला C40H56O2 होता है। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। सूर्य के प्रकाश की किरणें विकिरण ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है तथा अप्रकाशिक अपक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। फलस्वरूप भोजन या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके अलावा एक कोशिका द्रव्य द्वारा आनुवांशिकता एवं म्यूटेशन में भी भाग लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट अगला जो है वो कौन है? क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन नीले, पीले, हरे, लाल आदि रंग के होते हैं। इनमें स्ट्रोमा नहीं होती है। ये क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः पुष्पों के दलों और रंगीन फलों में की भित्तों में पाए जाते हैं। इनके कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है। इससे ही ये कीट परागण में सहायता करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तन हो जाता है। ये 2 प्रकार के छोटे और बड़े आकार में ल्यूकोप्लास्ट शर्करा में 2 मंड में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्य के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट ये शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करते अपने अंदर संचित करते हैं। एलाइयोप्लास्ट ये प्रायः बीजों में मिलते हैं तथा वसा का संचय करते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रायः बीजों में पाए जाते हैं। इनका प्रोटीन का संचय होता है। माइक्रोबॉडीज
यह एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियाँ होती हैं। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गाल्जी काय के टूटने से होता है। अतः सूक्ष्म रूप से दो प्रकार के होते हैं, पराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। पराक्सीसोम उन पौधों में पाए जाते हैं जो जिसमें प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है। C3 पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि चाय के पौधे, मटर, मूंग, सोयाबीन, सूरजमुखी, कपास, चुकंदर, क्लोरेला आदि में पाए जाते हैं। जबकि जंतुओं कोशिकाओं में यकृत एवं वृक्क में प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। पराक्सीसोम के द्रव्य में भी लाइसोसोम के समान एंजाइम पाया जाता है, जिससे ऑक्सीडेज या कैटालेज मुख्य होते हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में वसा उपापचय का कार्य भी ऑक्सीसोम ही करते हैं। इसे टोलबर्ट ने 1969 ईस्वी में बताया था। उसके बाद ग्लाइऑक्सीसोम प्रायः बीजीय पौधों जैसे कि मूंगफली, अरंड तथा कोशिकाओं में जहां पर वसा तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है पाए जाते हैं। वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है पाए जाते हैं। वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन को ग्लाइऑक्सीसोम में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा होता है। बीबर्स ने 1961 में इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 18 अच्छा न्यूक्लियस बचा हुआ, न्यूक्लियस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आज इतना ही, न्यूक्लियस को पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तो आज यहीं छोड़ दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।